हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम मम्स और मीजल्स ऑब्सर्गिक डिजीज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका डिप्थीरिया। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं। अब पिछली 2 डिजीज हो चुकी हैं तो आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि आपको कोई भी ऑब्सर्गिक डिजीज है उसको लिखने का पैटर्न क्या रखना है। क्लियर बात। तो अब बस हमें पॉइंट टू पॉइंट इसकी स्टडी करनी है। बाकी जो पहले वाले आपके पॉइंट्स क्लियर हैं तो डिजीज आपके लिए आसान हो जाएगी। शुरू करते हैं टॉपिक को। याद कीजिए, मैंने आपको इम्यूनाइजेशन पढ़ाया था। इम्यूनाइजेशन के टाइम मैंने बताया था आपको कि एक डीपीटी का वैक्सीन लगता है। याद आ रहा होगा आपको, डीपीटी वैक्सीन। तो उसमें D4 क्या था? डिप्थीरिया। ठीक है, ये था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो इस डिजीज में आगे क्या लिखा हुआ है वो ये पॉइंट क्लियर है आपका तो समझ आएगा आपको। डेवलप्ड कंट्रीज में रेयर, यानी कि जिन कंट्रीज में इम्यूनाइजेशन प्रॉपर किया जाता है ना, वहाँ पे क्या होगा, ये डिप्थीरिया होने के चांसेस क्या रहते हैं? बहुत रेयर होते हैं। क्योंकि पहले ही क्या है, बच्चों को जो है उनका जो पीरियड होता है, वैक्सीनेशन शेड्यूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग उनको इम्यूनाइज कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों में डिप्थीरिया नहीं होता है डेवलप्ड कंट्री में। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में कई बार तो क्या है, घर वाले जो है बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए लेके ही नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे इम्प्रॉपर इम्यूनाइजेशन के कारण ये जो होती है वो डिजीज क्या रहती है? एंडेमिक रहती है। क्योंकि कई लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन नहीं करवाते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये एंडेमिक रहेगा और डेवलप्ड कंट्रीज में ये डिजीज कैसी रहती है? रेयर रहेगी। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा इसका? वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स में आपसे पूछा भी जा सकता है इसका पॉजिटिव एजेंट आपसे, तो याद रखना है आपको। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण क्या होगा? डिप्थीरिया होगा। मेरे ख्याल से ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, तो इतना ज़्यादा जोर देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप इजीली इसको लिख पाओगे। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सेम ही रहने वाला है कि जिन लोगों को डिप्थीरिया होगा वही आगे दूसरे में ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो ह्यूमन केसेस से डिप्थीरिया होने का क्या रहेगा? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या रहेगा? नेजल डिस्चार्ज रहेगा। या स्किन पे इस डिजीज में क्या बनेंगे? छोटे छोटे लीजन्स बनेंगे, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। या कंटामिनेटेड फोमिटस। ठीक है, इसकी वजह से क्या रहेगा? इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर है। यो क्या है? नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है, चाहे वो लीजन बन रहे हैं स्किन पे, उनसे होने वाले सिक्रीशन से या फोमिटस से, किसी से भी जो है ये फैल सकता है। एज क्या रहेगा? 1 to 5 ईयर एज रहेगा। सेक्स मेल और फीमेल दोनों में होगा। इम्यूनिटी का भी वही रोल रहेगा जो पहले था। ठीक है। फिर उसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर। क्लियर बात है, पहले ही बता चुकी हूँ कि कुछ नहीं याद आ रहा है आपको तो क्या लिखना है आपको? विंटर सीजन लिखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबका सेम रहता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये डिजीज जो होती है वो फैलती है, क्योंकि नेजल डिस्चार्ज जो होगा वो जैसे ही स्नीज किया तो ड्रॉपलेट के थ्रू पर्सन से एक पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा इसका बैक्टीरिया। कॉमन रूट क्या रहता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ये जो बैक्टीरिया है वो अटैक करता है, तो ये इसका मेनली क्या रहेगा? कॉमन रूट रहेगा। इंक्यूबेशन पीरियड जो हो रहता है इसका 2 to 6 डेज रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूं तो 2 फॉर्म में होते हैं। कौन कौन सी? देखो, एक अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि इसका कॉमन रूट क्या रहता है? रेस्पिरेटरी रहता है। ठीक है, तो 2 तरीके के क्लिनिकल फीचर आते हैं। किस तरीके के? कि एक तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आपको जो है इसके सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा आपको चाहे वो स्किन पे हो सकता है या आईज पे हो सकता है, जेनाइटल्स पे हो सकता है, कहीं और, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स, ट्रैकिया, इनके अलावा आपको दूसरे जगह कहीं सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो उसको आप बोलोगे नॉन रेस्पिरेटरी फॉर्म। तो आपसे कोई आज के बाद पूछे कि डिप्थीरिया की 2 फॉर्म कौन सी होती हैं? पहली फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है इसकी नॉन रेस्पिरेटरी फॉर्म। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी फॉर्म की। रेस्पिरेटरी फॉर्म में पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक आएगा, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ये सारा का सारा एरिया आएगा। तो इस फॉर्म को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रेस्पिरेटरी फॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज फेरिंगो टॉन्सिलर, नंबर 2 इज
ट्रैकियल, और तीसरा है नेजल डिप्थीरिया, जो केवल नाक तक लोकलाइज रहेगा वो नेजल हो गया, जो फेरिंग्स तक पहुंच गया वो फेरिंगो टॉन्सिलर हो गया, और जो लैरिंग्स और ट्रैकिया तक पहुंच गया वो लैरिंगो ट्रैकियल हो गया। तो पहले मैं बात करती हूँ फेरिंगो टॉन्सिलर की। ठीक है, अब फेरिंगो टॉन्सिलर में इतना तो क्लियर हो गई आपको कि इसमें फेरिंग्स इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि आपका थ्रोट वाला पार्ट वो इन्वॉल्व है, तो क्या रहेगा, बैक्टीरिया वहां पे पहुंच गया, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्या रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। आपने कभी देखा हो तो इसके अंदर होता क्या है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है। जो थ्रोट है उस एरिया में क्या होता है, इस बैक्टीरिया के कारण एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी फूड मटेरियल या कुछ भी यहाँ से पास आउट होगा उसको निगलने में, सकड़ने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। इसी वजह से यहाँ पर बोल दिया कि सोर थ्रोट होगा। तो थ्रोट में क्या होगा, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन क्या करती है, थ्रोट को कवर करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, निगलने में कठिनाई होगी, और इन्फेक्शन हुआ है तो नो डाउट लो ग्रेड फीवर रहेगा। अब देखिए वही जो बात मैंने अभी आपको बताई, क्या होगा, थ्रोट के अंदर इरिदिमा और एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, थ्रोट में एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो मेम्ब्रेन जो होगी, जैसे शुरू में बनी मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन शुरुआती स्टेज में तो कैसी रहेगी, वाइटिस रहेगी, और बाद में जाके वो मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, थिक एंड ग्रे ब्लैक कलर की हो जाती है। अब इसको मैं आपसे कोरिलेट करवाती हूँ। आपने एक पढ़ा होगा, रोहिणी पढ़ के आए होगे आप लोग। आयुर्वेद में हम एक डिजीज बोलते हैं रोहिणी, जिसको हमने बोला है कि 3 दिन में क्या होती है, वो मारक होती है। उससे इसको कोरिलेट किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में रोहिणी बोला जाए या डिप्थीरिया बोला जाए, आपको ये मेंशन करके आना है। 3 दिन में मारक होती है, ये बात भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। अब मारक क्यों होती है वो बताना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने रोहिणी का यहाँ पर जिक्र किया है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बन रही है गले में, इसकी वजह से क्या होगा, थ्रोट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पाथवे भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और जब रेस्पिरेशन ही पर्सन नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक बात याद रखनी है आपको कि मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, और वो मेम्ब्रेन स्टार्टिंग में तो वाइटिस होती है, धीरे धीरे क्या होगा, डिपोजिशन होता जाएगा, देखो पहले तो एक लेयर थी, ठीक है, फिर यहाँ पे डिपोजिशन होता जा रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और बल्क में होने के बाद ये कैसी दिखाई देगी, ग्रे ब्लैक कलर की दिखाई देगी। और अगर हम इसको थ्रोट से रिमूव करते हैं तो वहां से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। क्लियर है, ये आता है फेरिंगो टॉन्सिलर के अंदर। फिर आता है लैरिंगो ट्रैकियल, या फेरिंगो टॉन्सिलर से ही प्रोसीड होगी, यानी कि पहले ये फेज आएगी, उसके बाद सेकंड फेज की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फेरिंग से आगे गए लैरिंग्स पे, फिर गए ट्रैकिया पे, तो सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, लैरिंगो ट्रैकियल। तो ये किससे प्रोसीड होगी, फेरिंगो टॉन्सिलर से प्रोसीड होगी। गले में वही सोर थ्रोट रहेगा, बार बार क्या होगा, कफ आएगा बार बार, और यदि ब्रोंकियल ट्री तक इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो क्या होगा, सीवियर डिजीज, यानी कि लंग्स तक जो है बैक्टीरिया पहुंच गया तो डिजीज आगे सीवियर से सीवियर होती जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है नेजल डिप्थीरिया। नेजल में क्या होगा, मैंने बताया ये लोकलाइजर, केवल जो है एक्सटर्नल नोज ही इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया, केवल लोकलाइज जो नेजल जो नोस्ट्रिल है वो पार्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो इसमें बस थोड़ा बहुत क्या आएगा, स्पुटम आएगा, बाकी मेम्ब्रेन वगैरह का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बात, मेम्ब्रेन इन दोनों के अंदर ही क्या होगी, बनेगी। फिर उसके बाद ये तो थी हमारी रेस्पिरेटरी फॉर्म, जिसके अंदर 3 आ गए, फेरिंगो टॉन्सिलर, फेरिंगो ट्रैकियल और नेजल डिप्थीरिया। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन रेस्पिरेटरी फॉर्म। नॉन रेस्पिरेटरी फॉर्म में क्या होगा, अब मैंने इसमें बता दिया आपको कि इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व नहीं है, और मेनली ये जो डिजीज है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की है, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पे ये क्या होगा, नॉन रेस्पिरेटरी फॉर्म प्रोड्यूस होगी। यानी कि पहले तो इन्फेक्शन इनका होगा, उसके बाद यहाँ पे भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। यानी कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक तो डेफिनेटली इसके अंदर इन्वॉल्व होगा ही होगा। पहले इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी रहेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी इधर जाएगा, ये बैक्टीरिया स्किन में मूव कर जाएगा, तो ये सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पर उत्पन्न होता है।
पुराने स्किन लीजन के कारण होगा, और कंजक्टाइवा और जेनाइटलिया की इन्फेक्शन साइट भी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो नॉन रेस्पिरेटरी फॉर्म में आपको ये चीज याद रखनी है, कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा। स्किन, उस पर लीजन बन सकते हैं, कंजक्टाइवा और जेनाइटल्स, इन पे इन्फेक्शन हो सकता है, लीजन बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्फेक्शन क्या होगा, फैलेगा। फिर इसके लिए आपको एक नाम याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वापस बोल रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लैब इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 2 मार्क्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि डिप्थीरिया में पर्टिकुलर जो टेस्ट करवाए जाते हैं उनके नाम बताइए। तो डिटेल नहीं बतानी है आपको, केवल टेस्ट के नाम बताने हैं। एक तो होता है सिक टेस्ट और एक होता है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिससे हम बैक्टीरिया को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे डिप्थीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि यहाँ से 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लैब इन्वेस्टिगेशन का, या कौन से जो टेस्ट है वो डिप्थीरिया में कराए जाते हैं। एक है सिक टेस्ट और एक है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, केवल नाम याद रखने हैं। फिर उसके बाद है हम इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल कैसे करोगे, एक तो आप जल्दी जल्दी केस को डिटेक्ट कीजिए, क्योंकि अब तो इसका ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है इसलिए, लेकिन पहले इसकी वजह से क्या था, ये एंडेमिक डिजीज थी, तो इसकी वजह से डेथ बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए जैसे बिल्कुल वही कोरोना जैसा सीन। तो क्या है, जल्दी से जल्दी आप इसको डिटेक्ट कीजिए, पेशेंट को आइसोलेट कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो रहा है, इसीलिए क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना फैले, तो आइसोलेट करें पेशेंट को। फिर उसके बाद डिप्थीरिया के लिए एंटीटॉक्सिन्स है, IM या IV इमीडिएटली, और एरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स हैं और पेनिसिलिन है, इनका हमें यूज करना है। फिर उसके बाद क्या है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन तो कराना ही कराना है। जैसे कि मैंने DPT 1 DPT 2 की वैक्सीन पढ़ाई थी, फिर एक DPT बूस्टर भी पढ़ाया था, तो वो सारा का सारा प्रॉपर इम्यूनाइजेशन भी हमें DPT के अंदर करना है। इस तरीके से आप DPT को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपकी तीसरी डिजीज कंप्लीट होती है। पढ़िएगा इसको, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।